हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और ध्यान से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आपके सामने पार्ट 4 लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है, पार्ट 4 में आपको मैंने बता दिया था कि किस विषय में पढ़ाया जाए। ये विषय है आपका जाति वृत्तीय संबंध। क्या है? जाति वृत्तीय संबंध। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों फाइको जेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये फाइकोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसमें हम बताएंगे कि बताएंगे कि ये एक संबंध दर्शाता है कि जातियों का किस प्रकार विकास हुआ होगा। ठीक है, ये जो जातीय वृत्तीय संबंध ये बताता है कि किस जाति का किस प्रकार विकास हुआ होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं विषाणु। विषाणु ले लेते हैं, तो विषाणु जो है इसका किस तरह से होता है बच्चों, ये अगर ये शरीर से बाहर है तो ये क्या होगा? अगर ये शरीर से बाहर है तो बच्चों ये निर्जीव होगा, और अगर ये शरीर के अंदर है तो ये क्या होगा? सजीव होगा। ये सजीव हो जाता है। ठीक है, शरीर से बाहर मतलब कोशिका से बाहर। ठीक है, शरीर किससे बना हुआ है बच्चों? शरीर बना हुआ है कोशिका से, तो हम कोशिका लिख देते हैं इधर। अगर कोशिका के अंदर होगा तो ये सजीव होता है। इसी तरह से बच्चों ये जो विषाणु है बच्चों, ये प्रोकैरियोट से अलग है, भिन्न है। ठीक है, इसको हम किसी भी किंगडम में यानी कि जगत में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये शरीर से बाहर होगा तो निर्जीव होगा। निर्जीव में कुछ भी नहीं होता, निर्जीव का मतलब निर्जीव ही है, खत्म है, कोई इसका कोई मतलब ही नहीं है। जो निर्जीव चीज़ें हैं वो कहीं इधर उधर थोड़े जा सकती हैं, कुछ काम भी नहीं कर सकती, एक तरफ पड़ी हुई हैं। ठीक है, और लेकिन जो जीवित चीज़ें हैं वो चल फिर सकती हैं, खा पी सकती हैं, बहुत सारे कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो आता है हमारा प्रोकैरियोटिक आता है। भाई सबसे छोटा जो, ये सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, जीवित नहीं होता लेकिन सबसे छोटा है। ये प्रोकैरियोटिक से भी छोटा है, जीवाणु से भी छोटा होता है। ठीक है, अगला आता है प्रोकैरियोटिक। कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये विषाणु दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जब जाता है, अगर ये बाहर है तो ये निर्जीव है। अगर ये इनके अंदर चला गया, कोशिका के भी अंदर, कोशिका के अंदर चला गया तो क्या करता है? ये अपनी संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है। किस तरह से करता है अपनी संख्या बढ़ाना, वो आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब आगे जैसे कि पौधों का ही हम विकास देख लेते हैं। पौधों का जो विकास है शैवाल से शुरू होता है। जैसे शैवाल में क्या होता है बच्चों? जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं होता। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, जड़ भी नहीं होती, तना भी नहीं होती, पत्ती भी नहीं होती, पुष्प भी नहीं होता। ठीक है, ये लेकिन फिर भी एक जो काई होती है बस दीवार पे इस तरह से हरा हरा सा चिपक जाता है। ठीक है, उसमें कोई जड़ नहीं होती, ना तना होता, ना पत्ती होती है।
कुछ भी नहीं होती, फूल भी नहीं होता उसमें, ठीक है। फिर आगे अगला जो उसका आगे विकसित रूप हुआ वो हुआ बच्चों ब्रायोफाइटा, ठीक है। उसमें भी जड़, तना, पत्ती, पुष्प कुछ नहीं है, लेकिन जड़ तने जैसी पत्ती जैसी संरचना उसमें दिखाई देती है, जिसको थैलस कह देते हैं, ठीक है। और उसमें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जड़ जैसी संरचना दिखाई देती हैं, जिसको क्या कहते थे, राइजोइड्स कह देते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो अगला जो इनका विकास हुआ वो टेरिडोफाइटा हुआ। उसमें जड़ भी थी, तना भी था, पत्ती भी थी, लेकिन पुष्प नहीं थे, ठीक है, और बीज भी नहीं थे, ठीक है। तो वो टेरिडोफाइटा हुआ। उससे अगला जो विकास हुआ, आगे जो विकास हुआ तो जिम्नोस्पर्म के रूप में हुआ। जिम्नोस्पर्म में जड़ है, तना है, पत्तियां हैं, ठीक है, और उसमें पुष्प नहीं होता, लेकिन बीज होता है, लेकिन बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है। बीज के ऊपर इस तरह से एक बीज होता है, बीज के ऊपर ये होता है आवरण बच्चों, ठीक है। इसका डायरेक्ट बीज होता है, कोई आवरण नहीं होता बीज पे, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो आता है वो बच्चों होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। आवृत बीजी कहते हैं उसको। आवृत बीज सबसे लेटेस्ट भाग है पेड़ पौधों का, ठीक है, पेड़ पौधों का। उसमें क्या है, उसमें जड़ भी है, तना भी है, पत्तियां भी हैं, पुष्प भी है, पुष्प के अंदर बीज भी है, पुष्प से बीज भी बनता है, फल भी बनता है, बीज के ऊपर आवरण भी पाया जाता है। मतलब लेटेस्ट वर्जन है पेड़ पौधों का, ठीक है। जैसे कि तुम लोग देखते हो आम का पेड़ होता है, वो आवृत बीजी में आता है, उसके अंदर गुठली निकलती है, गुठली के अंदर भी बीज होता है, ठीक है, बीज के ऊपर छिलका भी होता है, ठीक है। ओके इतना समझ में आया। तो अब आप इसमें जीवन शैली में क्या लिखना है आप लोगों को, तो लिखिए बच्चों कि जीवों की विभिन्न जातियों, संघों और जगत के विकास क्रम के अध्ययन से इन जीवों के विकासीय संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। किसी संबंध को जातिवृत्तीय संबंध कहते हैं, इसी संबंध को जातिवृत्तीय संबंध कहते हैं, ठीक है। अगले लाइन से लिखोगे, यदि विकास की ओर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि विषाणु निर्जीव व सजीव के बीच की कड़ी है, ठीक है। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है, ये बीच में आ गया, ठीक है, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। आगे लिखो कि उसके बाद क्या होता है, विकास क्या हुआ, फिर प्रोकैरियोट, ठीक है, प्रोकैरियोट बने। प्रोकैरियोट बनने के बाद, ठीक है, जो एक कोशिकीय हैं, ठीक है, और मोनेरा जगत में आते हैं। मोनेरा जगत के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आगे लिख लेना, मोनेरा जगत में आते हैं। इसके पश्चात प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतुओं का विकास हुआ, ठीक है। और इसमें अगली लाइन से जातिवृत्तीय संबंधों के प्रमाण जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी जातिवृत्तीय संबंध। आगे नेक्स्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा बच्चों मोनेरा जगत, ठीक है, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, जंतु जगत और पादप जगत। इन सभी पांचों जगत के विषय में अलग अलग पढ़ाया जाएगा। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।